छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय इन दिनों सियासी सरगर्मी का केंद्र बना हुआ है। बैठकों में जुटे सारे बड़े नेता बीजेपी की उस रणनीति को आकार देना चाहते हैं जिसमें हर मोर्चे पर सरकार को घेरा जाए। मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी सितंबर के महीने को स्वर्णिम काल की तरह देख रही है। मुद्दों को तलाशने के बाद सभी को इस बात की हिदायत दे दी गई है कि सभी प्रकोष्ठ और मोर्चों को मिलकर आंदोलन खड़ा करना है। आंदोलन के लिए दो बड़े मुद्दे तय किए गए हैं, जिनमें किसान और धर्मांतरण का मुद्दा शामिल है। आंदोलन की शुरुआत 11 सितंबर से होने जा रही है, जिसके तहत 11 सितंबर को धर्मांतरण के खिलाफ रायपुर में शांति मार्च निकाला जाएगा। राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 12 सितंबर को धर्मांतरण के मुद्दे पर ही जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। 13 सितंबर को किसानों के मुद्दे पर रायपुर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 14 सितंबर को किसानों के मुद्दे पर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं 15 सितंबर को धर्मांतरण के खिलाफ ब्लॉक और मंडल स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस की 2.5 साल की सरकार में पूरे प्रदेश में बेतहाशा धर्मांतरण पर वृद्धि हुई है। लोगों के गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक रूप से कमजोरी, इसका फायदा लेकर लोगों को बहकाया जा रहा है। चंगाई सभा के नाम से उनको अंधविश्वास में धकेला जा रहा है और धर्मांतरण करके परिवार में और समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम ये सरकार कर रही है और इसके खिलाफत में भारतीय जनता पार्टी है। 13 और 14 तारीख को एक आंदोलन जो आज जो किसानों की स्थिति है, छत्तीसगढ़ को अकालग्रस्त घोषित करना, खाद की कालाबाजारी चल रही है, डीपी यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान परेशान है। तहसील स्तर पे आंदोलन 13 या 14 सितंबर को प्रत्येक तहसील में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से होगा। नाजुक हालात से गुजर रही कांग्रेस बीजेपी के हमलों की काट ढूंढ रही है, लेकिन वो बैकफुट पर नहीं है, ना ही उसकी आक्रामकता में कोई कमी है। राज्य में चुनाव को अभी 2.5 साल बाकी हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में जल्द होने जा रहा है। संभावना ये भी है कि 10 दिन के भीतर राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके कार्यक्रम को हम भव्यता दें और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो विकास कर रही है, उन विकास कार्यों को भी हम दिखाएं। ये हमारी मंशा भी है और पहली बार मतलब बस्तर दौरा सरकार बनने के बाद बस्तर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सरकार की उपलब्धियों को भी हम दिखाना चाहते हैं। सियासी दलों की रणनीति और लगातार राजनीतिक गतिविधियों ने छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले ही चुनावी माहौल का एहसास करा दिया है। राजनीतिक हालात का फायदा लेने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पीछे नहीं रहना चाहती हैं। शायद इसीलिए दोनों ने आक्रामक शैली को चुना है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी का दौरा और साथ में बीजेपी का आंदोलन सियासी लोहे को और भी गरमाएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारा आज का मुद्दा है सियासत में लोहा गर्म है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव तो दूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचल ने चुनाव की सरगर्मियां जरूर पैदा कर दी हैं और यही वजह है कि विपक्षी दल बीजेपी गर्म लोहे पर वार करना चाहती है। आंदोलन की रणनीति उसने बना ली है। प्रदर्शन की अपनी राजनीति को आक्रामक रुख के साथ लेकर वो आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस खामोशी से ये सब देख रही है या फिर कांग्रेस के पास कोई प्लान है? तमाम सवाल हैं। कई सारे सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश हम करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग सिंह देव जी हैं, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे, और ईवी मुरली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं बंसल न्यूज पर। और आप तीनों से ही मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप तीनों
उन्होंने पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या देखा या छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से आक्रामकता हमें देखने को मिल रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, धर्मांतरण जैसा मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा गूंज रहा है और किसान तो सियासत में रहता ही है। ईवी मुरली जी। शर्मा जी, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक भूचाल आया है, कांग्रेस से शुरू करूं तो कांग्रेस में जो ढाई साल का जो पावर शेयरिंग का मामला जो उठा है वो अभी तक थमा नहीं है, लेकिन एक फिलहाल उसमें एक चर्चा का विषय नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी आने के बाद ही उस पर फिर तूल पकड़ेगा। इसलिए वो जो रोटेशनल पावर शेयरिंग का जो मामला था वो थोड़ा सा दबा हुआ है इस वक्त। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके का फायदा उठाया है और उन्होंने अपनी जो आक्रामकता है उसको तेज कर दिया है कांग्रेस के खिलाफ। रोटेशनल पावर शेयरिंग का मामला तो बीजेपी ने कई बार उठाया, उसके साथ साथ धर्मांतरण का भी मामला उठाया। धर्मांतरण का मामला इसलिए उठा क्योंकि एसपी ने एक चिट्ठी लिख दिया था कि धर्मांतरण का मामला को लेकर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तूल दे दिया है। इनको ये बात समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस शासित प्रदेश में उनका ही एक एसपी धर्मांतरण का मामले पे लिख रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस की सरकार जो है कितना सजग है इस मामले में। मुझे ऐसा महसूस हुआ है इस मामले को लेकर। लेकिन इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने ट्विस्ट दे दिया है और ट्विस्ट देकर एक अलग रंग दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सरकार जो है धर्मांतरण के मामले पर कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया, किसानों का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, लेकिन मुख्य तौर पर ये दो मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश का जो 2.5 साल तक जो विकास का जो गति रुकी हुई है उस पर भी उनको आक्रामकता तेवर बरतना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं दिखा है। आने वाले 2.5 साल में कांग्रेस को बड़ा ही चैलेंज सामने है, क्योंकि उनको जो रुका हुआ विकास को आगे ले जाना है। 1.5 साल का मामला था, 1.5 साल कोरोना का काल था, इसलिए 1.5 साल छोड़ के बाकी जो समय है, मुझे लगता है कि विकास का जो कार्य होना है कांग्रेस सरकार को जिस तरह से करना था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हुआ है। तो ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुख्य चैलेंज है। बिल्कुल। ईवी मुरली जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी अब आक्रामक रुख अपना रही है, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं सर आप, शर्मा जी? और किस तरीके से हैंडल कांग्रेस करेगी इसको? सरकार में रहने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने 14 सीट में पहुंचाया है, तो उनके अंदर व्याकुलता बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब रही बात छत्तीसगढ़ के विकास के विषय की बात है, तो अब एक विपक्ष के नाते उनको अपने आप को, तो राजनीतिक दल है, अपना काम तो करेंगे और करना भी चाहिए। मगर दिक्कत ये है उनके सामने कि जो 15 साल की सरकार थी, तो किसी विकास के मुद्दे पे आंदोलन नहीं कर सकते हो। अगर जब किसान के मामले में उंगली रखेंगे तो एक उंगली हमारी तरफ दिखाएंगे तो 4 उंगलियां उनकी तरफ जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपये धान का भाव देने की बात करती थी, 300 रुपये बोनस देने की बात करती थी, मगर उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात की थी, उसको कभी पूरा नहीं किया। और इस तरह के जो अगर तमाम बात को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 साल में किसानों के हित में अगर कोई काम करने की बात आती है तो वो कहीं पर ठहरती नहीं है। तो इसलिए अब एक विषय ऐसा है जो उनका बड़ा ही पसंदीदा विषय है, वो है धर्मांतरण या धर्म के नाम पर राजनीति करना। तो एक एसपी की चिट्ठी से उनको एक अवसर मिल गया कि भाई एसपी ने कहा कि कुछ ऐसा लगता है कि धर्मांतरण की कार्रवाई हो। तो शर्मा जी, जो बीजेपी जो आक्रामक रुख अख्तियार करे हुए है, लगातार आंदोलन अब वो करेगी 12 तारीख से, तो उससे कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस को लड़ने की जरूरत क्या है? कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर एक भी प्रकरण धर्मांतरण का जबरदस्ती, बलात् या प्रलोभन से किया हुआ
प्रकरण भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि हम किसी भी तरह के धर्मांतरण के खिलाफ हैं। तीसरी बात, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 वर्षों में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये उपलब्ध कराया है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिस तरह गौ पालकों को गोबर की राशि उपलब्ध कराया है, और अब जो नई योजना हमारी लागू हो रही है कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, गांव में रहते हैं, जिनके पास 12 महीने रोजगार नहीं होता, उनको 6000 रुपया वार्षिक सहायता देने की जो योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। इसके अलावा जो किसानों को जमीन वापस किया, तेंदुपत्ता की कीमत में वृद्धि की, वनोपज के को 7 जिन्स से बढ़ाकर 52 जिन्स तक पहुंचाया, तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग सिंह देव जी, क्या लगता है आपको जो आक्रामकता है बीजेपी की, क्या आपको फायदा पहुंचा पाएगी? क्योंकि आंदोलन तो ऐसे बहुत होते हैं, हमने कई देखे हैं, चाहे कांग्रेस ने भी आंदोलन किए, आप भी आंदोलन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं आने वाले समय में, और हमने देखा है कि आंदोलन में जो सियासी पार्टी होती है वो बात सही तरीके से जनता तक पहुंचा पाए, वहीं तभी उसका फायदा होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या आप आंदोलन के जरिए जनता तक बात पहुंचा पाएंगे? देखिए सुमित जी, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो कोई आक्रामकता का समय क्या है या हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई बहुत नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि आज अवसर ऐसा उत्पन्न हो गया है कि आज अपोजिशन पार्टी को कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्वयं आक्रामक होना पड़ रहा है, क्योंकि आज जनता उद्वेलित है। जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो रही है। आप देखिए कि पहले तो हम लोगों ने अवसर दिया, इतनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार बनी है, 70 एमएलए हैं इनके, और भारी बहुमत से जीत के आए हैं। तो ये उम्मीद की गई कि भाई 15 साल हम लोग सरकार में रहे, अब कांग्रेस अपने वादों को पूरा करेगी, अपना काम करेगा। लेकिन 2.5 साल 3 साल गुजर गए, और 2.5 साल 3 साल में इनके अंदर सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई जारी रही। विकास और बुनियादी जो मुद्दे थे वो एक तरीके से ताक पे रखे, और इसलिए अब समय आ गया है इन सब मुद्दों को हम जनता के सामने जनता की आवाज बनकर इंट्रोड्यूस करें। तो उसमें तो एक धर्मांतरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब धर्मांतरण पूरे प्रदेश के अंदर हावी है, और धर्मांतरण तो खुलेआम चल रहा है, गांव गली में चल रहा है, और यहाँ तक कि एक समाज के व्यक्ति जो इनके अध्यक्ष है मसीही समाज के, वो स्पष्ट रूप से बयान जारी कर रहे हैं। धर्मांतरण हम अनुराग सिंह देव जी, आप ये कह रहे हैं कि समय आ गया है इसलिए बीजेपी आक्रामक है, बीजेपी आंदोलन कर रही है, लेकिन सर अब सियासी गलियारों में खबरें तो ये हैं कि जब से डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे कर रही हैं तब से अचानक से आक्रामकता आई है, और चिंतन शिविर के बाद ही अब ये प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। नहीं, प्रदर्शन तो है, लेकिन जहां तक आक्रामक प्रदर्शन करने की बात है, अभी मुद्दे मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में बताया कि 22% बेरोजगारी दर थी, अब 3% आ गई। तब इस प्रकार की बात होगी तो युवा उद्वेलित होगा, और युवाओं की आवाज बनना भारतीय जनता पार्टी का काम है। बीजेपी आगे आएगी रोजगार को लेकर कि भाई आपने 3% कैसे बता दिया, क्या 3% लोग छत्तीसगढ़ में बेरोजगार बच गए क्या? 22% से 3% हो गए कोविड के काल में, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। पूरे दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3% है। तो ये तो अपने आप एक अवसर दिया जा रहा है, और इस पर अब युवाओं को चिढ़ाने की बात है, इसके खिलाफ बीजेपी आ रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर आप देखिए, यूरिया को लेकर। ठीक है सिंहदेव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ईवी मुरली जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि मैंने सिंहदेव जी से भी पूछा, कहा कि डी पुरंदेश्वरी ने लगातार दौरे किए, उसके बाद बीजेपी अचानक से अब एक्टिव हुई है, ये हमें लगता है, और चिंतन शिविर भी किया, उसके बाद अब लगातार आंदोलन बीजेपी करने जा रही है। तो क्या कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि आगामी चुनाव की रणनीति तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी? हाँ, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव की जो तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही तैयारी में जुटे हुए है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो पार्टी सत्ता में थी 15 साल तक, वो पार्टी बिल्कुल 14-15 सीट में सिमट कर रह गई थी। उसके बाद पार्टी
मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया काम करने का। भारतीय जनता पार्टी का यह कथन है कि उन्होंने मौका दिया कांग्रेस को काम करने का, उसमें 1.5 साल लगभग कोरोना का निकल गया है। अब जब पार्टी के जो संगठनात्मक बदलाव हुए हैं, वो पुरंदेश्वरी जी का यहाँ आना हुआ, उसके बाद पार्टी और तेज तर्रार तरीके से अपनी बात को कह रही है, पार्टी कांग्रेस का विरोध कर रही है। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। ऑपोजिशन में रह के अगर ये विरोध अब नहीं करेंगे तो इनके पास अब समय ज्यादा बचे नहीं है, क्योंकि 2.5 साल तो यूं ही निकल जाएगा। तो यही समय है कि कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक जन आंदोलन खड़ा करे। यदि लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में आना है तो ये तो करना ही होगा। जिस तरह से विकास का कार्य पर भी इनको हमला, ये बोलना, प्रहार करना शुरू किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर और हलचल होने वाली है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस भी किसी तरह से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस अपने तरीके से इस ये जो आंदोलन है, मोदी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ एक शांत स्वभाव वाला प्रदेश है। छत्तीसगढ़िया भी काफ़ी भोले भाले होते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों की बात करें, राजनेताओं की बात करें तो वो भी काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आक्रामकता के चक्कर में व्यक्तिगत हमले काफ़ी हुए हैं। डी पुरंदेश्वरी का बयान ही देख लीजिए, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं पुरंदेश्वरी का जो बयान था, जिस तरह से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि एक आवेश भरा जो भाषण होता है, पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि इस तरह से पीछे पलट के अगर थूके तो पूरा भूपेश बघेल सरकार धुल जाएगा। इस तरह का एक तो उनको मर्यादा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक उत्तर दिया है कि उनमें चूंकि साउथ इंडियन है तो इसलिए फूकना और थूकना दोनों में थोड़ा सा फर्क उनको समझ में नहीं आया। यही बात है, उसमें बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत तो नहीं है। मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर अगर कांग्रेस को लगता है तूल देना है तो तूल दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्लिप ऑफ टंग माना जाना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आक्रामक है, अब कांग्रेस बीजेपी आक्रामकता दिखाएगी तो कांग्रेस के पास क्या काट है इसके? कांग्रेस का प्लान क्या होगा बीजेपी की आक्रामकता के विरोध में? देखिए शर्मा जी, आपने एक बहुत सही प्रश्न उठाया है कि हमारे माननीय पत्रकार जी बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है ये। दरअसल में थूकने और फूकने में बड़ा अंतर होता है। अब फूकने से आदमी बह जाता, उड़ जाता है, और थूकने से बहने की बात है। ये इतना स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली है, और ये इनकी दरअसल कुंठा जो है वो अपने उसमें उसका प्रकटीकरण होता है। 3 दिन के भयंकर गंभीर मंथन के बाद इस तादाद में इतनी बड़ी मात्रा में थूक का उत्पादन हुआ है। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में बढ़ रही है। चूंकि हम सरकार में हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरी करें। जनता ने हमको जो जनादेश दिया है, आपने कहा ना कि कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी, कांग्रेस इस तरह से मुकाबला करेगी। कांग्रेस जो है जनता के द्वारा जनता को किए गए वादे को पूरा करेगी, उनकी जन आकांक्षाओं को ध्यान रखेगी, और छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में जो किया जा सकता है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं विशेष रूप से 2 बात का उल्लेख करना चाहूंगा। धर्मांतरण का विषय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। धर्म इनका एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है और बड़ा इनको लाभ भी इससे पहुंचा है, तो इसको बार बार इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। मगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के गांव, अगर आप सबसे बोलेंगे कि भारी तादाद में धर्मांतरण हो रहा है तो गांव के लोगों को तो पता चलेगा ना। मेरे गांव में अगर धर्मांतरण हो रहा है तो मुझको तो पता होगा, मेरे शहर में धर्मांतरण होगा तो मेरे को पता तो होगा। तो दरअसल में जिस विषय को ये विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो विषय इस वास्तविक में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ का नहीं है, और जबरदस्ती पीट के इस विषय को ज्यादा आगे लाने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लाभ होगा नहीं। जहां तक विकास की बात है, विकास के विषय पे ये आंदोलन चाहे कितना भी कर लें, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जिस
काम करने ठीक है। के लिए लोगों ने अनुराग सिंह देव जी, आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि चुनाव की तैयारियों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है बीजेपी का जो प्रदर्शन है, तो आने वाले समय में जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे और भी ज्यादा आक्रामक बीजेपी का रुख हमें देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि धर्म इनके लिए कोई विषय नहीं है। वो है, यदि धर्म विषय नहीं है तो वो अफगानिस्तान का टूरिज्म करके आ जाए, कांग्रेस के और लोगों को ले जाए अफगानिस्तान में टूरिज्म करने के। तो जिस तरीके का वातावरण अफगानिस्तान के अंदर बना है, निश्चित रूप से ये परंपरा रही है कि जहां जहां धर्मांतरण होता है वहां वहां राष्ट्र, ये हम इस क्षेत्र को संवेदनशील नहीं बना सकते हैं। और खुद एसपी सुकमा ने ये स्वीकार किया है कि ये धर्मांतरण से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। तो सामाजिक समरसता, सनातन धर्म की सुरक्षा प्लस लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें इस मामले से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इतना छोटा धर्म के आधार पर टिप्पणी यदि की जा रही है कांग्रेस से, ये दुर्भाग्यजनक है और उनको निष्पक्षता से कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ठीक। अभी हमारे कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं, अभी 10 दिन से जेल में हैं, अभी जमानत नहीं हो रही है उनकी। और इनके यहाँ जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं संविधान के खिलाफ में और धर्मांतरण करेंगे ये कह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की दर बढ़ गई। तो आज आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है, आज आपको विकास करने की आवश्यकता है। और यदि आप नहीं करेंगे तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी, क्योंकि आपको मौका दिया जा चुका है काम करने का। अब आपके चलिए, ठीक है सिंहदेव जी, शर्मा जी और ईवी मुरली जी, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत में लोहा गर्म है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी अब भुनाने की कोशिश कर रही है। एक आक्रामक रणनीति बीजेपी ने बना ली है। कितना फायदा रणनीति का होगा बीजेपी को इस आक्रामक रणनीति का, आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।